विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आज आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था पर हिंडनबर्ग रिसर्च की जो थपेड़ें पड़ी उसका भारतीय निवेशकों ने नज़रअंदाज कर दिया। भले ही राजनीतिक उथल पुथल में ये उथल पुथल रही, विपक्षी दल यहाँ सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने निस्वार्थ के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करने का, निवेशकों के भरोसे को तोड़ने का काम किया, इसलिए इसे संयुक्त संसदीय दल की जांच कमेटी को यह मामला सौंपना चाहिए। वहीं आज आशंका थी कि शेयर मार्केट कुछ टूटेगा, परंतु शुरुआती रुझानों में ये संभल गया और भारतीय निवेशकों ने मजबूती से इस रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया। 2017 में बनी इस हिंडनबर्ग जो वित्तीय शोध कंपनी है, धोखाधड़ी उजागर करती है संसार में, अपने चंद 10 जिसमें कर्मचारी भी नहीं हैं, वो इतना बड़ा शोध कर देती है कि कौन कंपनी कितना अपने तिकड़म से उस देश की अर्थव्यवस्था को या संसार की अर्थव्यवस्था को धोखाधड़ी से प्रभावित करने का काम कर रही है। तो ये मामला बड़ा पेचीदा है, पर जिसे ये कहा जा रहा था हिंडनबर्ग, जहां भारतीय जनता पार्टी, सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है या उनके समर्थकों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस से जुगलबंदी करके भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का विदेशी हथकंडा देश के जागरूक निवेशकों ने नज़रअंदाज। इस रिपोर्ट में ये कहा गया था, जो सेबी है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं माधवी बुच, वो अपने पति के साथ मिलकर अडानी की कंपनी की शेयरों में इस प्रकार का हस्तक्षेप कर रहे हैं, प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका इस दंपति ने बड़े नकार दिया, सिरे से नकार दिया। परंतु अविश्वास जो जनता में फैला है या जो अर्थव्यवस्था में एक विश्वास ही पूंजी होती है, उसको बनाए रखने का काम सरकार का मजबूत से होना चाहिए। इसमें जांच होनी चाहिए कि इस प्रकार की धोखाधड़ी कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान, कोई भी उद्योगपति विश्व के इस तमाम बड़े बाजार के साथ, भारतीय बाजार के साथ खिलवाड़ न कर सके, जिससे भारतीय विनिवेशकों की, उद्यमियों की संसार में छवि खराब हो और उस पे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा टूटे। ये तो खबर थी, परंतु इसके साथ जो महत्वपूर्ण खबर आज आई है, जो एक महत्वपूर्ण खबर है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार जो 6000 विभिन्न योजनाएं जो चल रही है लाभकारी, जो भारत को 2024 में विकसित भारत बनाने की दिशा में चल रही है, उसमें जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों को 6000 लाभार्थियों को विशेष स्थिति का के रूप में 15 अगस्त को दिल्ली के स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया। और इस आमंत्रित करने के साथ ही इस आमंत्रण में उत्तराखंड के 110 सहभागी भी होंगे और इस योजना के बारे में
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 15 अगस्त के राष्ट्रीय कार्यक्रम में का दृष्टा बनना, सहभागी बनना अपने आप में गौरवान्वित करने वाला कार्यक्रम है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है भारत सरकार का, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री, जिसे भले ही भारत सरकार पीएम कह रही है, जबकि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए, परंतु ये कहा जा रहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मॉडल सौर गांव को क्रियान्वयन करने के लिए दिशा से प्रत्येक जिला में विजेता गांव को 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान मिलेगा और प्रत्येक जिले में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 9 अगस्त 2024 को अंतर्गत मॉडल सौर गांव क्रियान्वयन के लिए योजना का दिशा निर्देश अधिसूचित किया गया है। योजना के घटक मॉडल सौर गांव के अंतर्गत देश के हर जिले में एक मॉडल सौर गांव बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसका लक्ष्य सौर ऊर्जा को अपनाने में बढ़ावा देना है। ग्रामीण समुदाय को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इस घटक में कुल 800 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया, जिसके चयन के लिए प्रत्येक मॉडल सौर गांव को 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। गांव में प्रतियोगिता मोड के तहत मनाने के लिए उस गांव में 5000 विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2000 से अधिक आबादी वाला राजस्व गांव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में एक प्रतिस्पर्धी मोड में शामिल है। इस गांव में मूल्यांकन जिला स्तरीय समिति द्वारा संभावित उम्मीदवारों की घोषणा के 6 महीने में उसकी समग्र वित्तीय वितरित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक जिले में सबसे अधिक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता वाला विजेता गांव 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान दिया जाएगा। ये भारत सरकार 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों में अपनी बिजली पैदा करने के मामले में सशक्त बनाएगा। इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2026-27 में लागू किया जाएगा। ये तमाम योजनाएं, इस योजना को करने के बाद इसके साथ ही इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में, जहां सबसे बड़ी खबर देश में यह है कि बांग्लादेश में हो रहे उथल पुथल पर, जहां बांग्लादेश की देश से वहां अतिवादियों से भारत आई प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा उसको अपदस्थ करने के पीछे, ये पूरा षड्यंत्र का पीछे अमेरिका पर पाकिस्तान का हाथ है। उनका कहना है कि अमेरिका उस देश, उनके देश के एक हिस्से को एक द्वीप में अपना अड्डा बनाना चाहता था, जिसे मैं अपने देश की प्रभुता की रक्षा के लिए नकार दिया। इसके बाद ये षड्यंत्र हुआ और इस षड्यंत्र में जहां तक भारत के कुछ बांग्लादेश के पत्रकार ने कहा कि बांग्लादेश के एक विरोधी दल की नेता, निर्वासित नेता के साथ लंदन में एक भेंट वार्ता हुई और इसमें यह रणनीति बनाई गई। उसके बाद सीआईए ने अपने गुर्गे पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा इस प्रकार का कृत्य बांग्लादेश में किया गया। सबसे हैरानी की बात है, राजनीतिक वर्चस्व के लिए जिस प्रकार से आम हिंदुओं को
बलि का बकरा बनाया गया, निर्दोष हिंदुओं पे नजला उतारा गया, जिनका लेना देना इस मामले से कहीं दूर नहीं तक नहीं था। जिस प्रकार से निर्दोष हिंदुओं को मारा गया, उसकी निंदा करने के लिए प्रदेश सरकार ने बांग्लादेश सरकार के कार्यवाहक प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने तत्काल सेना को न आदेश दिया। सेना भी तमाशबीन बनी रही। सेना ने जिन अतिवादियों को, जो बांग्लादेश के संस्थापक थे मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति के साथ जिस प्रकार से अपमान किया, उसको भी बचाने रोकने का कोई काम नहीं किया। और आम नागरिकों के साथ जिस प्रकार से जाहिलता का कार्य किया, उसको भी रोकने का काम नहीं किया। इस प्रकार से लगता है कि बांग्लादेश के इस पूरे विद्रोह में सेना ने का भी मिली जुली गठबंदी है। जिस प्रकार से वहाँ से मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए वही तालिबानी कृत्य किया गया, और इसके साथ आम आदमी, वहाँ पे एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि अल्पसंख्यक सहमे हुए पीड़ित हिंदू जो 1,30,00,000 के आसपास हैं, उन्होंने ढाका की सड़कों पे 52 जिलों में से अपने आवाज़ बुलंद कर दी। और इस आवाज़ को, जो बिल्कुल गूंगा बहरा बन चुका संयुक्त राष्ट्र संघ के तथा कथित मानवाधिकार संगठन, अमेरिका और बांग्लादेश के वर्तमान शासकों को सुनाने के लिए काम किया। इसके साथ भारत के हुक्मरानों की भी अपना नैतिक दायित्व बोध कराने के लिए कहा। इसके साथ उत्तराखंड के यहाँ देश की राजधानी में जिस प्रकार से बारिश हो रही है, दुनिया भर की चर्चाएं चल रही है, क्या होगा इस देश में, ये उथल पुथल, इस प्रकार की बांग्लादेश की घटनाओं का भारत में कितना असर पड़ेगा। हिंडनबर्ग का ये प्रहार क्या एक यही प्रयोग है, या भारतीय अर्थव्यवस्था को अराजकता की गर्त में ले जाने का काम है? परंतु जिस प्रकार से भारत सरकार ने बहुत सूझबूझ से इस देश में वक्फ बोर्ड को जेपीसी के हवाले किया, और इस मामले में जो राजनीतिक दल गुमराह कर रहे थे आम जनता को, अगर कोई भी बोर्ड में, कोई भी ट्रस्ट में अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण बना है, उसको ठीक उसमें संशोधन करना, सुधार करना देश की सरकार का काम है। सबसे बड़ा हैरानी की बात है, इस प्रकार की संस्थाएं, नियम आखिर किसने राष्ट्र के हितों को रौंद कर लोकतंत्र का गला घोंट के बनाया? इसके लिए तमाम उन सरकारों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिनके कार्यकाल में ये काम हुआ। इसके साथ दिल्ली की इन घटनाओं में, यहाँ दिल्ली में 2-3 कार्यक्रम हुए जो उत्तराखंड समाज से संबंधित है। एक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 9 तारीख को सभी निर्वाचित सांसदों में, जिसमें दिल्ली के, नई दिल्ली की सांसद से लेकर उत्तराखंड के 5 सांसद और राज्यसभा सदस्यों का स्वागत किया गया। इस समारोह में सभी आए, परंतु गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल बलूनी न आने से लोग निराश थे। लोग कह रहे थे कि आखिर अनिल बलूनी को जनादेश और जनता से दूरी बनाने का से न दल का हित होगा और न उत्तराखंड का। इन तमाम चीज़ों के साथ वैसे अभिनंदन के कार्यक्रमों में आम जो लोग उत्तराखंड से हितों के लिए समर्पित हैं, उनका ये मानना है कि इस प्रकार के अभिनंदन के कार्यक्रमों के बजाय इनको सवाल जवाब होना चाहिए। परंतु जो सांसद लोग अपने अभिनंदनों में आने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो सवाल जवाब के जैसे मामलों में आएंगे। इतना नैतिक साहस वर्तमान सांसदों में दिखाई नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ
उत्तराखंड सदन में जो हिमालय बचाओ और गंगा बचाओ का एक अभियान किया, टिहरी के विधानसभा सदस्य किशोर उपाध्याय जो उत्तराखंड आंदोलन के भी ध्वजवाहक रहे, कांग्रेस में राजीव गांधी के बहुत करीबी सिपह सलार रहे, अमेठी के भी वो रहे। उसके बाद वो सुंदरलाल बहुगुणा के साथ मिलकर जिस प्रकार से उन्होंने हिमालय बचाने के लिए और पर्यावरण के लिए, गंगा बचाने के लिए अभियान चलाया था, जब सुंदरलाल बहुगुणा जी का इंतकाल हो गया तो उसके बाद वो उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। परंतु वहाँ तक तमाम राजनीतिक विरोधी ये भी कहते हैं वो हिमालय बचाने की जगह वो अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं। परंतु राजनीति में हमारा मानना है कि अच्छे काम भी, राजनीति हितों के लिए भी कम से कम अच्छे काम का आवाज़ उठाना चाहिए, भले उसका लाभ खुद ले। दूसरी बात ये है कि इस कार्यक्रम के बाद अन्य कार्यक्रम भी हुआ। आंदोलनकारी संगठनों में ये बेचैनी है कि तमाम सरकारें, अभी तक 24 साल है, चिन्हीकरण से वंचित लोगों को उचित मापदंडों के अभाव में अभी तक उन्हें वंचित रखा गया। कोई सरकार उनकी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि यहाँ 2016-17 में सरकार के उप जिलाधिकारी ने यहाँ पे जो चयन रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट के आधार पे चयनित किया गया था, उनको सूचीबद्ध करने के लिए सरकारें तैयार नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। उत्तराखंड में तमाम उपेक्षाएं हैं, तमाम सरकारी घोषणाएं हो रही हैं, सड़कें टूट रही हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम यात्रा में जिस प्रकार का सरकार की अव्यवस्था रही, उससे पर्यटन हिमाचल और पड़ोसी राज्यों की तरफ गए, जम्मू कश्मीर की तरफ गए, उससे उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को काफ़ी गहरा धक्का लगा, जिसका कारण लोग उत्तराखंड के अनुभवहीन हुक्मरानों को और उदासीन नौकरशाहों को जिम्मेदार मानते हैं। ये तमाम बातों के साथ आज इस परिचर्चा में हम यहीं पे विराम देते हैं। देखते हैं कल तक क्या क्या घटनाएं सामने आती हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाएं ये आ रही है कि जिस प्रकार से अमेरिका और नाटो सदस्य यूक्रेन को जो अपनी पूरी तबाही करा चुका है, लाखों लोगों को मरा चुका है, रूस के खिलाफ युद्ध में उतरकर नाटो उसे बलि का बकरा बना रहे हैं, वो रूस में फेंक रहा है। कभी भी रूस का धैर्य टूटा तो यूक्रेन का सफाया होगा और पूरे विश्व को भी उसका जुल्म ढहना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ इस प्रकार के कार्यों से पर अंकुश लगाने की जगह नाटो का पक्षधर बना हुआ है और एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ इजराइल और गाजा, ईरान और लेबनान और यमन हुथियों के बीच, हिजबुल्लाह के बीच ये भयंकर जंग छिड़ने वाली है। समय देश एक दूसरे को मात देने के लिए तैयार हैं। इसका खमियाजा पूरे विश्व को भोगना पड़ रहा है, ईंधन से लेकर अन्य कारणों से। तो संसार में कौन इस प्रकार की विभीषिका से कैसे मुक्त होगा? ये तभी मुक्त होगा जब भारत जैसे जो सबके कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं, जिसकी संस्कृति सबको सहनो भवंत की बात करता है, वो जब मजबूत होगा तभी होगा। और इस मजबूती के लिए भारत सरकार को अपनी फौजों पे अपना सामरिक मजबूती बढ़ानी होगी। सामरिक मजबूती के बिना राष्ट्र कमजोर रहता है। जिस प्रकार आर्थिक मजबूती के बावजूद जापान जमींदोज हुआ, उसी प्रकार भारत मजबूत हो। ये अग्निवीर जैसी योजनाएं इस देश में नहीं थोपी जानी चाहिए। यहाँ की सशक्त
इतनी सेनाएं चाहिए, सैनिक इतने मजबूत चाहिए, जो आने वाले समय में जो विकट संघर्ष भारत के खिलाफ हो रहा है, भले ही भारत के हुक्मरान ये ऐलान कर रहे हैं कि अग्निवीर जैसी योजना भारत के लिए वरदान है, अन्य देशों में भी ये योजनाएं हैं, अन्य देशों में इतना खतरा नहीं है जो खतरा भारत को है। इजराइल के पर भी इतना खतरा नहीं है जो भारत पे है। भारत के खिलाफ अमेरिका भी है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है और इस्लामिक देश भी हैं। इजराइल के पक्ष में तो नाटो संगठन खड़ा है, भारत के पक्ष में तो केवल रूस खड़ा रहता है, वो भी कब तक। अकेला रूस आज 32 देशों से भिड़ रहा है। तो देखना है भारत अपने इस चुनौतीपूर्ण चुनौती का किस ढंग से मुकाबला करता है। केवल देश के हुक्मरान चुनाव जीतने तक की रणनीति न करें, इस देश को इन तमाम खतरों से आगे कैसे ले जाएं जो घुसपैठ भारत में हो रही है, रोहिंग्याओं की तरफ से, बांग्लादेशियों की तरफ से जो घुसपैठ करके ये समांतर राष्ट्र पे कब्जा करने का षड्यंत्र चल रहा है, उनसे बहुत मजबूती से निपटना होगा। न्यायपालिका को केवल सहज स्तरीय फैसला नहीं, अब तो राष्ट्र की सुरक्षा का हित में ध्यान में रख के देना होगा। जय हिंद, जय भारत।